हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले वी विल लुक एट फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर में यह स्टिग्मा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लैंड होंगे। फिर मेल गैमेट स्टिग्मा से पूरा अंदर जाता है ओवरी में। फिर ये है स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टिग्मा पे तो लैंड होता है, स्टाइल से पूरा ऐसे यहाँ से अंदर जाता है ओवरी में। फिर दिस इज एंथर, इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। दिस इज पेटल, दिस इज फिलामेंट, ये है सेपल्स, स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल, देखो दो पार्ट कौन से होते हैं, एक तो फिलामेंट है, दूसरा एंथर है। ये हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, एक तो फिलामेंट है, दूसरा एंथर है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस। थैलेमस या फिर पेटल पे अटैच होता है। देखो यहाँ पे एक तो थैलेमस पे अटैच होगा या फिर पेटल पे अटैच होगा। The number of length of stamens are variable, अलग अलग हो सकते हैं। If you were to collect stamen, 10 flowers would be able to appreciate the large variation in size. देखो बहुत अलग अलग फ्लावर की, अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग लेंथ होती है स्टेमन की, इतना ही बोला है यहाँ पे। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, दो लोब होते हैं और एक लोब में, मतलब देखो ये ऐसा है एंथर, तो इसमें ये बायलोब क्यों बोला है, देखो ऐसे दो लोब हो गए, ओके। और डाइथीकस मतलब एक थीका यहाँ पे होता है, एक थीका यहाँ पे, एक थीका यहाँ पे, एक थीका यहाँ पे। तो एक लोब में दो थीका, ओके। ईच लोब हैविंग टू थीका, they are dithecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand various type of tissues and organization. Transverse section by bilobe, nature of anther is very distinct in transverse section. आधा लेग हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा एंथर, इसको ऐसे हाफ में ऐसे काट के देखते हैं, तो ये ऐसे आधा काटने के बाद ये ऐसा दिखता है। उसका भी फोटो होगा, देखो ऐसे हमने एंथर को कट किया। ये है पोलन ग्रेन्स, ये डायथिकस। The anther is four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia, चार microsporangia होते हैं, ये ऐसे 1 2 3 4। The microsporangia develop further and become pollen sacs. वो pollen sacs बन जाते हैं pollen grains produce करने के लिए। They extend longitudinally all through the length of anther and are packed with pollen grains. तो उसमें पूरी लेंथ में, पूरे एंथर की लेंथ में pollen grains भरे हुए होते हैं। Structure of microsporangium in transverse section यहाँ पे दे रखा है, देखो एक बार। pollen sacs है ये दोनों, यहाँ पे pollen grains है। Line of dehiscence मतलब यहाँ से ये, dehiscence मतलब टूटना, टूटना नहीं फटना, तो ये यहाँ से फटेगा और सारे pollen grains निकलेंगे। फिलामेंट एंथर, यहाँ पे देखो हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे हो गए चार हमारे, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसकी लेयर्स होती है और ये लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर pollen grains है, यहाँ पे इसकी लेयर्स पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये जो बीच में है इसको बोलेंगे कनेक्टिव, कनेक्ट कर रहा है इसलिए। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, उससे इनर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोथीशियम। ये देखो उससे इनर वाली लेयर है एंडोथीशियम, ये वाली। ये है हमारा मिडिल लेयर यहाँ पे, या फिर ये वाली साइड। एंड उसके बाद अंदर एक लेयर होती है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है टेपिटम, ओके। बाकी के जो भी तीनों लेयर्स है वो डेहिसेंस से बचाते हैं, वो क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन के लिए है पॉलन ग्रेन्स के। जो टेपिटम लेयर है सबसे इनर वाली, ये होती है न्यूट्रिशन के लिए। इसमें होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो इतनी बात याद रखना, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर है वो जो ये करती है नॉल। तो ये है टेपिटम, ये लेयर करती है न्यूट्रिशन का काम। देखो द इनर मोस्ट वॉल ऑफ लेयर इज टेपिटम, नरिशेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, वो उनको नरिश करती है। When the anther is young, group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. ये जो हमारा microsporangium है, यहाँ पे स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं, उससे आगे चल के हमारा माइक्रोस्पोर, मदर सेल एंड ऑल, वो सारी चीजें बनेंगी। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetra, each one has the potential pollen or microspore mother cell.
The process of formation of microspores from pollen mother cells through meiosis is called microsporogenesis. माइक्रोस्पोर्स का बनना उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हर एक सेल, स्पोरोजीनियस जो टिश्यू मैंने बोला, उसका हर एक सेल एक पोटेंशियल मदर सेल है, मतलब वो भी माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोटेंशियल पॉलन, आगे चल के पॉलन बनेगा। The microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cells. माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, तो 4 सेल्स का क्लस्टर बनता है। As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. तो माइक्रोस्पोर्स जैसे ही बन गए, डिहाइड्रेशन होने के बाद ये ओपन हो जाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, अलग हो जाएंगे और पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर बोला है यहाँ पे, तो वो जो 4 है वो अलग अलग हो जाएंगे। Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the descent of anthers. Next है pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. It has prominent two-layered wall. Outer होती है exine, inner होती है intine. यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, बाद में रीड करेंगे। सबसे पहली बात तो आउटर लेयर में होते हैं जर्म पोर्स, मतलब ऐसे छोटे 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 खड्डे, उसको बोलते हैं जर्म पोर्स। आउटर लेयर कंटिन्यूअस नहीं होती है, एक्साइन, इंटाइन कंटिन्यूअस होती है। दूसरी बात, आउटर लेयर जो है वो बनी होती है एक एकदम स्टिफ मटेरियल से जिसका नाम है स्पोरोलिनिन। ये स्पोरोलिनिन इतना इंपॉर्टेंट है, ये डॉर्मेंसी में काम आता है। ऐसी आज तक एक भी एंजाइम नहीं बनी जो, एंजाइम इन द सेंस ऐसा एक भी कोई चीज नहीं है जो इसको डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, ऐसा कुछ मिला ही नहीं हमें, तो ये ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज है। The hard outer layer exine is made up of sporolinin, which is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperature, strong acid and alkali. सबको वो सहन कर सकता है। No enzyme that degrades sporolinin is so far known. हमें कोई भी एंजाइम भी नहीं पता जो इसको डिस्ट्रॉय करेगा। Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporolinin is absent. मतलब outer layer में germ pores होते हैं, वो मैंने बोला। Pollen grains are well preserved as fossils because of presence of sporolinin. डिग्रेड ही नहीं होता है ना वो, मतलब वो आगे बढ़ती ही नहीं है उसकी लाइफ साइकिल, वो वहाँ पे प्रिजर्व हम कर सकते हैं। The inner wall of pollen grain is, देखो inner wall इंटाइन होती है, thin है, continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. When the pollen grain is mature, 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। मेच्योर हो जाएगा pollen grain, फिर 2 सेल्स बन जाएगी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा होता है, उसके साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल है। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small, छोटा होता है, floats in cytoplasm of vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus. ये जितनी भी बातें बोली है याद रखना। सबसे पहले तो वेजिटेटिव सेल जो है बड़ा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, फूड रिजर्व है और बड़ा सारा न्यूक्लियस है, इरेगुलरली शेप। और जो जनरेटिव सेल है वो छोटा है, फ्लोट करता है, स्पिंडल शेप्ड, डेंस साइटोप्लाज्म है। इट इज ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grain shed at 2 cell stage. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 सेल की जो स्टेज है ये वाली वेजिटेटिव और जनरेटिव, इस पे ही pollen grain शेड हो जाते हैं। ओके, लेकिन इन रिमेनिंग स्पीशीज जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली। जनरेटिव सेल पहले ही खुद हैप्लॉइड है, वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा एंड 2 मेल गैमेट्स बनाएगा बिफोर pollen grain। मतलब pollen grain अब 3 सेल स्टेज पे शेड होगी। pollen grains of many species cause allergies. ये एलर्जी भी कॉज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम कैरेट ग्रास इंडिया में आया था, वो कंटामिनेट विद इम्पोर्टेड व्हीट हैज बिकम यूबिक्वियस इन ऑकरेंस ऑफ। तो ये बहुत ज्यादा बीमारी कॉज करता है, ये हमारे इधर का नहीं है। और ये भी क्वेश्चन है कि लैंटना, पार्थेनियम, वाटर हाइसिंथ, ये सारी जो चीजें हैं इन्होंने हमें बहुत तंग किया है, ये यहाँ की नहीं है, इसको बोलते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। देखो नेक्स्ट है, फर्स्ट तो है हिबिस्कस की फीमेल पार्ट हिबिस्कस का, तो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी और ये है थैलेमस। बाकी के पार्ट्स रिमूव कर दिए हैं, थैलेमस यहाँ पे हाईलाइटेड है। और बी, ये जो बी है ये है पैपेवर, इसकी है मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पैपेवर। देखो बहुत सारे कार्पल्स हैं पर सिन कार्पस है साथ में है इसलिए।
अभी ये जो ये थर्ड है, इसका है मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पल्स है, लेकिन एपोकार्पस सब कार्पल्स अलग अलग है, दिख रहे हैं ना, ये आपके साथ में ये अलग अलग है। Gynoecium of Michelia, a diagrammatic wave of typical anatropous ovule. फर्स्ट है हाइलम, हाइलम है वो वाली चीज, मतलब वो वाला कनेक्शन वाला पॉइंट जहाँ से ओव्यूल जुड़ा होता है ओवरी में। फिर ये है फ्यूनिकल, मतलब फ्यूनिकल और ओव्यूल जिससे जुड़े होते हैं उसी को बोलते हैं हाइलम, वो वाले पॉइंट को। फिर ये है माइक्रोपाइल, मतलब जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। ये है माइक्रोपाइल, ये वाला एंड, मतलब यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। ये है चार्ल्सल एंड, चार्ल्सल पोल भी बोलते हैं इसको, ये है माइक्रोपाइलर पोल। फिर ये है एम्ब्रियो सैक, ये है न्यूसिलस, यहाँ पे इनर इंटेग्यूमेंट। न्यूसिलस क्या होता है, फूड रिजर्व्स होते हैं न्यूसिलस। और ये है इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइलर पोल, मतलब एक साइड होती है माइक्रोपाइल की, एक साइड होती है चार्ल्सा की। माइक्रोपाइलर एंड से मेनली पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, बट वो कहीं से और से भी कर सकती है, वो अलग केसेस है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखे और वन शॉट में कवर कराने जैसे नहीं है। नेक्स्ट है देखो, अराइजिंग फ्रॉम प्लासेंटा आर माइक्रोस्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी वन, वन किस किस में होता है, बीट, पैडी, मैंगो में एक होता है। मेनी ओव्यूल्स होंगे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में, ये भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। फिर द मेगास्पोरेंशियम ओव्यूल, let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. Ovule is small structure attached to placenta by the means of funicle. ये जो हमने देखा ना, ये जुड़ा होगा ओवरी में, तो ये यहाँ पे जो पार्ट है ये पूरा लंबा, उसको बोलेंगे फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से जुड़ा होता है। फिर द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, मैंने वो भी बताया। दस हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप्स, उसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट्स encircle nucellus except at the tip where small opening called micropyle is organized. Opposite to the micropylar end, चार्ल्सल एंड होता है। द बेसल पार्ट पे होता है, ये भी बात याद रखना कि नीचे वाले पार्ट पे चार्ल्सल एंड होगा, ऊपर माइक्रोपाइलर एंड। Enclosed within the integuments is a mass of cells called nucellus. Cells of nucellus have abundant reserve of food materials, मैंने बोला था, तो वो फूड रिजर्व्स होते हैं न्यूसिलस में। लोकेटेड इन न्यूसिलस इज एम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक स्लैश फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा न्यूसिलस में। अ ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर पत्ता कैसा है देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसिलस। तो एक बात याद रखना कि माइक्रोपाइलर रीजन में होता है। पहली चीज ये है मेगास्पोर मदर सेल, ओके, एमएमसी। ये डिवाइड होती है मियोसिस से, तो मियोसिस से इसके बन गए चार, एन 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 एन, राइट, ये हो गया 2n, एन 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 बन गए, ये तीनों हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, बचेगा एक, ये होता है हैप्लॉइड, एन है मतलब, तो उतना एक ही बचता है एट द एंड। तो देखो अभी रीड करते हैं। इट इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिविजन, जैसे मैंने बताया, ये मियोटिक डिविजन हुआ, चार मेगास्पोर्स बने, मियोसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, 1 2 3 4। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, मतलब ये जो हैप्लॉइड वाला है ये कैसे बनेगा। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल while other 3 डीजेनरेट, ये तीनों डीजेनरेट हो गए, ये एक फंक्शनल निकला। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, तो ये बन जाएगा एम्ब्रियो सैक, ये जो हमारा एन वाला है वो बन जाएगा आगे चल के एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक कैसा होता है वो देखेंगे। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक से बना है। एंड व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसिलस एमएमसी, देखो इन सबकी प्लॉइडी बताती हूँ, प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। तो न्यूसिलस की क्या होगी, न्यूसिलस की होती है 2n, न्यूसिलस 2n है, वो फूड रिजर्व्स है, हाँ तो 2n हो गई न्यूसिलस की, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। न्यूसिलस 2n, फिर है एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल 2n, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल
मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर की एन होती है हैप्लॉइड। और फिर है फीमेल गैमेटोफाइट, वो भी उसमें से एक ही है। फीमेल गैमेटोफाइट की भी होगी एन। तो समझा आपको, ये है सबकी प्लॉइडीज, ये याद रखना। नेक्स्ट ये डायग्राम आप देखना, पहले ये रीड करते हैं। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक लिटिल मोर डिटेल। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बाजू में हमारा खुद का बनाएंगे जैसे जैसे ये बोलेंगे। तो ये है हमारा, वो जो 4 बने थे मेगास्पोर, उसमें से 3 को कैंसिल करके जो बचा है वो ये है। इसका एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है? तो ये अभी मेगास्पोर मदर से, ये मेगास्पोर मदर सेल नहीं है, ये मेगास्पोर है। इसका एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है? द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ने डिवीजन किए, 1 से बन गए 2, पहला डिवीजन में 2 बने, दूसरे डिवीजन में 2 से बन जाएंगे 4, क्योंकि इन्होंने भी डिवाइड किया। तीसरे डिवीजन में ये चारों डिवाइड करेंगे तो बन जाएंगे 8, 1 2 3 4, मतलब ये पूरे 8 हो गए। ये सारे न्यूक्लियस है, ओके, फ्री न्यूक्लियस है ये सारे। अभी क्या होता है देखो, इसमें से 6 बन जाएंगे सेल्स, ये बन गया सेल। वेट, अब ये न्यूक्लियस है ना, तो इनके आजू बाजू में मतलब वॉल बना रही हूँ सेल बनाने के लिए, ये बन गया सेल। 2 3 4, और हमारे जो 2 न्यूक्लियस थे और इसको भी सेल्स बना लेते हैं, ये भी बन गया सेल। समझी बात? अभी तो ये जो इस न्यूक्लियस के बाजू बाजू वॉल बन गई तो सेल्स बन गए, लेकिन ये जो 2 बीच में के ये रह गए, इनको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई, ओके। अभी ये बचे हुए सेल्स के साथ क्या होता है देखो, बचे हुए जो सेल्स है उसमें से 3 यहाँ पे लग जाएंगे, एक ऐसा मॉडिफाई हो जाता है, दूसरा भी ऐसा मॉडिफाई हो जाता है। ये 2 के नाम है सिनर्जिड, इनको बोलते हैं सिनर्जिड। और एक यहाँ पे बीच में ऐसे गोला बन के रहता है, इसको बोलेंगे एक, इसके साथ ही फ्यूजन होगा आगे, ओके। तो कितने सेल्स यहाँ पे, 3 सेल्स चले गए, 1 2 सिनर्जिड्स और एक एक, तो 3 सेल्स को गायब कर दो यहाँ से, 1 2 3, और इनको न्यूक्लियस दे दो अपना अपना, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, 3 सेल्स चले गए। ये जो बचे हुए 3 सेल्स है इनको भी यहाँ से गायब कर दो, ये चले जाते हैं, ये बन जाते हैं यहाँ पे आके 1 2 3 एंटीपोडल्स में, एंटीपोडल्स, ये चार्ल्स एंड है, चार्ल्स एंड में ही एंटीपोडल्स होते हैं। यहाँ पे भी बन जाएगा इनका न्यूक्लियस, मतलब ऑलरेडी न्यूक्लियस बना हुआ है, यहाँ पे मूव कर गए। अभी हमारे बच्चे हैं फ्री न्यूक्लियाई, ये 2 फ्री न्यूक्लियाई यही रहते हैं बीच में। यहाँ पे कितने सेल्स है, सेल्स कितने काउंट करते हैं, एक पूरा बड़ा, फिर ऊपर के 1 2 3, नीचे के 1 2 3, हो गए 7 सेल्स, इसलिए इसको बोलते हैं 7 सेल्ड। न्यूक्लियस कितने हैं काउंट करो, ये वाले सेल्स का, इसका 1 2 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 न्यूक्लियस, 7 8 न्यूक्लियस, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। इस कंडीशन को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होने के बाद 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनी, जैसे मैंने बताया। फिर माइटोटिक डिविजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल नहीं बनती है। न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, मतलब हमारे तो केस में 8 बने, 8 न्यूक्लियस बन गए, तब तक लाइक लगेज सेल वॉल नहीं बनी ना, नहीं तो ऐसे होता था डिवीजन हुआ कि सेल वॉल बन गई तो 2 सेल बन गए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे थे, तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बोला गया है। 8 न्यूक्लियर कंडीशन होने के बाद सेल वॉल्स बनती है और फिर एम्ब्रियो सैक बनता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप रीड कर लेना। कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। सिचुएटेड बिलो एग अपैरेटस इन लार्ज सेंट्रल सेल, ये जो हमारा एग अपैरेटस है, ये सिनर्जिड और एग को मिला के एग अपैरेटस बनता है, उसके नीचे है हमारा फ्री न्यूक्लियाई। फिर ये वही बोला है देखो, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन, ये वाला भी क्वेश्चन रह चुका है, तो यहाँ पे ध्यान दो। और यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स बन जाते हैं, बस वही सब बोला है, आप रीड कर लेना। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, तो अभी तक हमने गैमीट फॉर्मेशन देख लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन चीज क्या है, सबसे पहले तो आप गैमीट्स बना लो। गैमीट्स को एक दूसरे तक पहुंचने का वे, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, देन ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, इसके बाद हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फिर बेबी का डेवलपमेंट।
तो यहाँ पे हम कहाँ तक आए, हमने तो गैमीट्स बना लिए। ओके, गैमीट्स हमने बना लिए। अब हमको करना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मीनिंग ये है, क्या बोलते हैं, प्लांट्स में क्या मैकेनिज्म होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आने का, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अभी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन से नॉन, बट जो पार्ट बहुत ज्यादा पूछा गया है जो प्रीवियस ईयर का है, वो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना, तो वहाँ पे ध्यान देना। वेरी गुड। इन प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स मोटाइल नहीं होते, चल नहीं पाते, ब्रॉट टुगेदर उसको पॉलिनेशन से हम लाते हैं दोनों गैमेट्स। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स जो बनते हैं उसको सिग्मा पे लाके रखा जाता है। ऐसे कोई तो लाके सिग्मा पे रख देगा। अब वो कोई तो क्या होगा, कोई तो एयर हो सकती है, पॉलिन ग्रेन्स उड़े सिग्मा पे आके बैठ गए, या फिर वो कोई तो इंसेक्ट हो सकता है, इंसेक्ट वहां पे बैठा था, पॉलन ग्रेन उसके बॉडी पे चिपक गए, अभी वो यहाँ पे आ गया, ऐसे ही फ्लावर है, ऐसे अट्रैक्टिव फ्लावर देख के, और फिर उसने पॉलन ग्रेन से यहाँ पे दे दी। फिर वाटर हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एजेंट्स जो पॉलिनेशन कराते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। They make use of external agents to achieve pollination. जो भी मैंने बोला external agents हैं. Kind of pollination है depending on source of pollen. Pollination can be divided into 3 types. Source of pollen. सबसे पहले तो होता क्या है, pollination यहाँ पे बोला है कि depending on source of pollen. Pollen grain किससे आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा pollination. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऑटोगैमी क्या होता है। ऑटोगैमी मतलब एक फ्लावर है, वो खुद ही के साथ, खुद में ही मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो खुद ही के पॉलन ग्रेन्स खुद के ही स्टिग्मा पे आके पॉलिनेशन हो जाना, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस आ ही नहीं सकते, बिकॉज जीन सेम ही है ना, एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है, तो जीन सेम है। अभी इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक है चास्मोगैमस और दूसरा है क्लेस्टोगैमस। चास्मोगैमस फ्लावर नॉर्मल फ्लावर है जो ओपन है, उसमें फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है और ये ओपन है। क्लेस्टोगैमस फ्लावर है कि फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है और वो क्लोज है। तो ऐसे इसके अंदर के अंदर क्लेस्टोगैमस फ्लावर में अंदर के अंदर चांसेस भी नहीं है, ऐसे रेयर चांस भी नहीं है कि किसी और का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे रेयर चांसेस में भी कभी किसी और का पॉलन ग्रेन आ गया तो फिर उनका वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये हो गया ऑटोगैमी, इट्स ऑल अबाउट ऑटोगैमी। सम प्लांट्स देखो, वायोला जिसको कॉमन पैंसी भी बोलते हैं, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, ये तीनों एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इसमें दोनों टाइप के फ्लावर्स है, इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स है, चास्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस, ये 2 टाइप के फ्लावर्स है इन तीनों में, तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। ओके, क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स को पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वो तो बंद है ना, तो उसको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं, वो खुद का काम कर लेता है। नेक्स्ट देखो 2 टाइप्स है, नेक्स्ट और 2 टाइप्स है, वो है गेटनोगैमी और जीनोगैमी। तो गेटनोगैमी में क्या होता है कि अभी एक मैंने जैसे ऑटोगैमी में है खुद ही के एक ही फ्लावर में हो रहा है, गेटनोगैमी में ये है कि एक ही प्लांट में हो रहा है लेकिन अलग अलग फ्लावर में। एक प्लांट में ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो ये मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के पास पॉलिन ग्रेन्स जाना, इसको बोलते हैं गेटनोगैमी। इसमें देखो जेनेटिक चेंजेस तो नहीं आएंगे, वेरिएशंस नहीं आएंगे, जेनेटिकली इट इज सिमिलर ऑटोगैमी जैसा ही है, सिर्फ फ्लावर एक मेल फ्लावर होगा एक फीमेल फ्लावर होगा गेटनोगैमी में। जीनोगैमी में ये एक ऐसा ही टाइप है जिसमें हम कुछ जेनेटिक चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है अलग अलग प्लांट्स के। तो पहले दोनों टाइम ऐसा हो रहा था एक ही प्लांट में सारी चीजें चल रही थी, अभी अलग अलग प्लांट्स की, ये एक प्लांट है ये एक प्लांट है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ये वाले प्लांट के स्टिग्मा में, तो इसको बोलते हैं जीनोगैमी। दिस इज द ओनली टाइप जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, मतलब जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, ये जीनोगैमी है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के कौन से एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक देखो, विंड और वाटर, एबायोटिक 2 ही है, एक तो एयर से, विंड से या फिर पानी से। बायोटिक है एनिमल्स इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीजें। एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स, मतलब एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स यूज होते हैं। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स, विंड और वाटर। Pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor in both, दोनों में chance factor है, to compensate for this uncertainties, uncertainty है, लेकिन प्लांट को तो रिप्रोड्यूस करना है, उसको अपनी स्पीशीज आगे बढ़ानी है, तो ये अनसर्टेनिटीज इसको रोकेगी नहीं,
ये क्या करेंगे, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, बहुत सारे, जितने नीडेड भी नहीं। तो ऐसा है कि उसमें से कुछ तो, किसी का तो चांस है कि वो लैंड कर जाए, ऐसी चीज है, इसलिए इसको बोलते हैं टू कंपेंसेट फॉर अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to number of ovules available in pollination. Ovule जितना available है उससे कई गुना ज्यादा pollen grains बनता है। नेक्स्ट है हमारा pollination by wind is more common among abiotic agents. Wind वाला ज्यादा common है as compared to water. They often possess well exposed stamens. Stamens बहुत exposed होते हैं because they have to catch pollen grain. Pollens are easily dispersed into wind currents. ऐसे उड़ने वाले होते हैं। फेदरी स्टिग्मा, जल्दी से वो अगर हवा में पॉलन उठ रहे हैं तो कैच कर ले उसको। इजीली ट्रैप एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स। ये बाकी कुछ इंपॉर्टेंट दिया नहीं है, आप रीड कर लेना। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस में बहुत कॉमन है। फिर नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय वाटर, सेकेंड एबायोटिक एजेंट, उसके बाद एनिमल्स पे आएंगे। तो रेयर है फ्लावरिंग प्लांट्स में, 30 जनरा मोनोकोटिलेडॉन्स में होता है मोस्टली। Regular mode of transport of male gametes among lower group of plants such as algae, bryophyta, pteridophyta, इनमें ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। क्या water pollination. It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because need of water transport for male gametes. यहाँ पे ये चीज बोली है ये वाली लाइन में कि जो टेरिडोफाइट्स है या फिर लोअर ब्रायोफाइट्स एंड ऑल है, कोई कोई वो ज्यादा स्प्रेड क्यों नहीं हो पाए इधर उधर, जस्ट बिकॉज उनको रिप्रोडक्शन के लिए ही वाटर लगता है, पॉलिनेशन के लिए। तो इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के लिए अगर उन्हें वाटर लगता है तो ये रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दे हैव टू स्टे नियर वाटर, तो इसलिए वो ज्यादा फैल नहीं पाए बिकॉज देयर इज नॉट वाटर अवेलेबल एवरीवेयर। सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया हाइड्रेला which grow in fresh water. Several marine में आता है जोस्टेरा, वेलिसनेरिया हाइड्रेला मतलब फ्रेश वाटर और जोस्टेरा मरीन। All aquatic plants use water for pollination. Majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water. Flowers ऊपर आते हैं। Are pollinated by insects or wind. Wind या insects से pollinate होते हैं in most of the land of plants. In Vallisneria, the female flower reach surface of water by long stalk and male flowers, pollen grains are released on the. तो Vallisneria में अलग ही सीन है, मेल जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर आके बैठा है सरफेस के, और जो मेल फ्लावर है उसने वाटर में ही रिलीज कर दिए पॉलन ग्रेन्स, अभी वो ऊपर आएंगे। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच फीमेल फ्लावर्स एंड स्टिग्मा, पहुंच जाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस होएगा। सी ग्रासेस में क्या होता है, फीमेल फ्लावर्स अंदर ही रहते हैं सबमर्ज, पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। तो ये किस में हो रहा है, देखो सी ग्रासेस में, इसमें ये भी अंदर ही है, फीमेल फ्लावर भी, मेल गैमेट्स भी अंदर ही रिलीज हो रहे हैं पानी के, और वही उनका वाटर करंट से pollination हो जा रहा है। Pollen grains in many such species are long, ribbon-like. They are carried passively inside water. Some of them reach stigma and achieve pollination. In most of the water-pollinated species, pollen grains are protected from wetting. Mucilaginous covering होती है, just because उनको गीला होने से बचाने के लिए उनपे एक टाइट कवरिंग लगी होती है, उसको बोलते हैं mucilaginous covering. Majority of flowering plants use range of animals for pollinating. कौन से animals है देखो, bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, but birds, sunbird और hummingbird, bat भी होते हैं, common pollinating agents. फिर even larger animals देखो, primates में lemurs, arboreal, tree dwelling, rodents और even reptiles, gecko lizard एंड गार्डन लिजर्ड, ये भी कुछ ना कुछ पॉलिनेशन कराते हैं। बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट pollinating agent. Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted to particular species of animal. देखो एक और चीज, ये जो फ्लावर्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं, कलर होता है, फ्रेग्रेंस होती है, ये सारी चीजें पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट करने के लिए है, ये उनके लिए रिवॉर्ड है। नहीं तो देखो एक बार अगर सपोज पॉलिनेटर आया, वाओ फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है, तो बी या फिर कोई भी कीड़ा आके बैठ गया, उसको यहाँ से कुछ मिला ही नहीं, तो ओवर टाइम उसको पता चल जाएगा ना कि ये फ्लावर्स बस अट्रैक्टिव है, यहाँ से कुछ मिलता नहीं है, ये बस दिखने में ब्यूटीफुल है, कुछ हमें नेक्टार वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए प्लांट ने ऐसा मैकेनिज्म किया कि उसको फ्लावर्स से नेक्टार मिलता है, तो वो बार बार आता है, फिर पॉलन ग्रेन्स लेके जाता है, कहीं ना कहीं दे देगा इधर उधर, दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स।
ये वो रिवॉर्ड के तौर पे उसको फ्रेग्रेंस दे रहा है, नेक्टार दे रहा है, कलर दे रहा है, अट्रैक्टिव इसलिए ही होते हैं इतने फ्लावर्स। Majority of insect pollinated flowers, large, colorful, fragrant and rich in nectar. When flowers are small, number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to flowers by colors or fragrance. The flowers pollinated by flies, beetles secrete fall odors to attract these animals. तो ये जो फ्लाइज और बीटल्स हैं इनको गंदी बदबू पसंद है, तो फ्लावर बदबू रिलीज करता है कि मुझे बदबू भी चलेगी, तू आजा बस पॉलिनेशन कराने। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स। वही बोला मैंने, सस्टेन करने के लिए एक बार तो आ जाएगा, बाद में नहीं आएगा, उसको पता है कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं, नेक्टर एंड पॉलन। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एंथर एंड स्टिग्मा. The body of animal gets coated with pollen grains which are generally sticky. Pollen grains sticky होते हैं, वो animal की body पे चिपक जाएंगे, कोई भी insect है not, और फिर दूसरे इस पे दे आएंगे. It brings about pollination. ये ऐसे होता है pollination. In some species, floral rewards are providing safe place to lay eggs. जैसे example भी यहाँ पे दिया है, Amorphophallus. इसमें क्या है, ये एनिमल को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है कि तू क्या कर, यहाँ पे आके अंडे दे दे, मैं तेरे अंडे सेफ रखूंगा एनिमल को, और उसके बदले में तू बस मेरा पॉलिनेशन करा दे. तो ये ऐसा इनका ऐसा डील होता है. तो फिर इसको बोलते हैं एक फ्लोरल रिवॉर्ड. उसने रिवॉर्ड के तौर पे क्या दिया, ये बार प्लेस दे दी कि तू यहाँ पे सेफली तेरे एग्स रख सकता है. अमॉर्फोफैलस में ये है, और 6 फीट का फ्लावर ही होता है इसमें से. द सिमिलर रिलेशनशिप मॉथ और यक्का के बीच में भी है, तो ये बात याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है. मॉथ और यक्का एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बिकॉज मॉथ यक्का के पास अपने अंडे देता है यक्का प्लांट के पास, और उसके बदले में उसका पॉलिनेशन कराता है. तो इन दोनों का लाइक ऐसे है कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते. कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. द मॉथ डिपॉजिट इट एग्स इन लोक्यूल ऑफ ओवरी एंड फ्लावर, इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ. द लार्वे ऑफ मॉथ कम्स आउट ऑफ एग एज सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग. अभी ये एक कॉन्सेप्ट है, इट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. देखो, अगर एक फ्लावर है, वो एक प्लांट है जो खुद से ही खुद के ही फ्लावर से बार बार पॉलिनेशन करा रहा है, तो इससे जेनेटिकली वेरिएशंस नहीं आएंगे ना, कंटिन्यू वही वो जीन्स आएंगे. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है. तो ये प्रिवेंट करने के लिए, आउट ब्रीडिंग कराने के लिए, वेरिएशंस लाने के लिए, इवोल्यूशन कराने के लिए, ये सारी चीजों के लिए वेरिएशंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं नॉल. तो इसलिए हमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब आउट ब्रीडिंग हो, इसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, तो मतलब मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं फ्लावर के अंदर या फिर प्लांट के अंदर. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite फ्लावर्स एंड pollen grains likely to come in contact with stigma of the same flower. hermaphrodite वो तो बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है. तो ऐसी कंडीशन में इनब्रीडिंग होना बहुत कॉमन बात है. अगर उसी के फ्लावर के pollen grains उसी के इस पे आ गए तो फिर हो जाएगा. Continued self-pollination result in inbreeding depression. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and encourage cross-pollination. Some species pollen release and stigma receptivity are not synchronized. तो ये एक outbreeding device हो गया कि देखो pollen जब release हो रहे हैं तब stigma is not ready. Stigma जब ready हो रही है तब pollen नहीं बने हैं, तो ऐसी इसको synchronize नहीं बोलते हैं. Either the pollen is released before stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the pollen is released. In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that pollen cannot come in contact with stigma of same flower. बहुत अलग अलग positions पे हमको रख दिया जाता है कि वो contact में आ ही नहीं सके. Both of these devices prevent autogamy. ये autogamy तो prevent करते हैं, but geitonogamy prevent नहीं कर रहे ना. एक सेकंड को, मतलब एक प्लांट में एक फ्लावर में तो नहीं होगा, बट दूसरे फ्लावर से हो जाएगा एक ही प्लांट में, तो ये ऑटोगैमी प्रिवेंट कर रहे हैं. द थर्ड डिवाइस प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ये सबसे सही है. देखो, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट. तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही प्रिवेंट कर देता है. तो देखो, इसमें ये जेनेटिक मैकेनिज्म है ना, तो इसके जीन्स में ऐसा लिखा है कि खुद के फ्लावर से या फिर खुद के जीन से, खुद के जैसा जेनेटिक मटेरियल रहने वाले से हमको पॉलिनेशन कर रहा ही नहीं है. तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी नहीं होगा, एक फ्लावर में भी नहीं होगा, तो सीधा इसको कोई तो भी दूसरे प्लांट से ही पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, प्लांट के साथ करना पड़ेगा. तो इसलिए इसको इससे आ जाएंगे, आउट ब्रीडिंग होगी ना, तो इससे जेनेटिक वेरिएशन आएंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा. फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग pollen germination of pollen tube
इन द पिस्टिल, तो पॉलन जर्मिनेशन भी नहीं होता है, पॉलन ट्यूब को भी अंदर आने से एंट्री से मना कर दिया जाता है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये भी एक सही चीज है। इस पे एक ये प्लांट है, सिर्फ इस पे फीमेल फ्लावर्स बना दो, एक भी मेल फ्लावर नहीं, एंड ये दूसरे प्लांट पे सारे मेल फ्लावर्स बना दो, फीमेल फ्लावर नहीं, तो जेनेटिक वेरिएशंस आ जाएंगे। If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and mace, monoecious, it prevents autogamy but not geitonogamy. तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो रही है ना, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो रही है बिकॉज एक ही फ्लावर में नहीं होगा, लेकिन गेटनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पे एक मेल फ्लावर है, दूसरी इसी प्लांट पे दूसरी जगह फीमेल फ्लावर है, तो ये दोनों ने अगर रिप्रोड्यूस कर लिया तो फिर वो गेटनोगेमी नहीं हो जाएगी। तो इसलिए in several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. ये बेस्ट चीज है, अगर आपको जेनेटिक वेरिएशंस चाहिए अलग ही प्लांट पे प्रोड्यूस कर दो, तो इससे ऑटोगेमी भी प्रिवेंट होगी, गेटनोगेमी भी प्रिवेंट होगी, अलग अलग इसके फ्लावर्स हैं। दैट इज ईच मेल एंड फीमेल एक ही होगा, डायोसी है। दिस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी। एक और चीज देखो, एग्जाम्पल्स याद रखना, पपाया में डायोसी है और मोनोइशियस मतलब एक ही इसमें दोनों प्रेजेंट, तो वो है कैस्टर एंड मेस। ओके, नेक्स्ट है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो पॉलिनेशन अभी जरूरी थोड़ी है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ही आए, इसको जो इसकी स्पीशीज का चाहिए, कोई एनिमल ने दूसरे स्पीशीज का पॉलन ग्रेन ला के रख दिया, तो अभी इससे ये थोड़ी होगा कि रिप्रोडक्शन होगा, अलग अलग स्पीशीज में नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पिस्टिल पे पॉलन ग्रेन आके बैठे, पिस्टिल विल डिसाइड इसको अंदर लेना है या नहीं, ये राइट वाला है या नहीं, तो इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, ईदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम सेम प्लांट। देखो सेम प्लांट में भी हो सकता है, अभी अभी हमने ये देखा ना सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो ऐसा है कि हमको खुद के फ्लावर से कराना ही नहीं है, तो फिर ये वाला मैकेनिज्म हो जाएगा। अगर दूसरों के इससे नहीं कराना है तो फिर ये वाला हो जाएगा कि ईदर फ्रॉम अदर स्पीशीज, या फिर सेम में भी होता है। ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा, द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलन ग्रेन, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पहचान सकती है कि कौन से को अंदर लेना है कौन से को नहीं, वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप, कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल, एक्सेप्ट करती है बाद में। प्रमोट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, अगर एक बार राइट लाइक उसको आने दिया तो। पॉलन रॉन्ग टाइप का रहा तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगी, पॉलन ट्यूब को अंदर ग्रोथ नहीं होने देगी, ऐसी चीजें होती है। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज पॉलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इसको बोलते हैं मतलब कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन और पिस्टिल, इसको ही बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। केमिकल कंपोनेंट्स पे बेस्ड होता है ये सारा। नेक्स्ट बाकी का आप रीड कर लेना। देखो हर जगह हर एक चीज नहीं होती है, मैं ये एनसीईआरटी इसलिए लाती हूँ जस्ट बिकॉज कोई भी चीज मिस ना हो। अभी देखो पॉलन ग्रेन आ गया, Following compatible pollination, the pollen grain germinates on stigma, उसने बाद में pollen tube प्रोड्यूस की, through one of the germ pores से वो pollen tube निकलती हुई, the contents of pollen grain move into pollen tube, pollen grain में जितना भी content था pollen tube में move कर गया, pollen tube grows through the tissue, stigma style reaches the ovary, pollen tube गई ovary तक। फिर you would recall in some plants pollen grain shed at 2 cell stage, कोई इसमें 3 cell stage वो बताया था। In such plants, generative cells divide and forms 2 male gametes during growth of pollen tube in stigma. तो ये growth वाले phase में ही generative cell 2 इसमें divide हो जाएगा। In plants which shed pollen in 3 cell stage, pollen tubes carry 2 male gametes from the beginning. Starting से ही 2 male gametes होंगे उसके पास। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through micropyle and then enters one of the synergids through filiform apparatus. ये वाली चीज याद रखना, जो 2 synergid है एक एग है उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ओके, मतलब 2 सिनर्जिड को ही बोलते हैं बेसिकली। और इन सच प्लांट्स जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा। इन प्लांट्स विच शेड पॉलन एट 3 सेल कंडीशन, पॉलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम बिगिनिंग, 2 तो ऑलरेडी बिगिनिंग से ही होंगे बिकॉज 3 सेल स्टेज है ना। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स ओव्यूल, ओव्यूल को एंटर करेगी माइक्रोपाइल रीजन से, उसके बाद एंटर करेगी सिनर्जिड, माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करती है, बताया था माइक्रोपाइल कैसे होता है। वहां पे हमारे प्रेजेंट है सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड को वो बर्स्ट कर देगी, कोई भी एक सिनर्जिड को, और फिर वो वहां से एंटर करेगी फ्रॉम फिलिफॉर्म अपैरेटस। सिनर्जिड्स के ऊपर जो फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है ये, इसको बोलते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस, समझा? ये फिलिफॉर्म अपैरेटस का काम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलिफॉर्म अपैरेटस का काम है पॉलन ट्यूब को अंदर गाइड करना,
तो यहाँ पे लिखा होगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि उसका काम धंधा क्या होता है। मैनी रिसर्च स्टडीज हैव शोन फिलिफॉर्म apparatus प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ सिनर्जिड्स गाइड एंट्री ऑफ pollen ट्यूब, तो वो गाइड करता है उसको। All these events from pollen deposition of stigma until pollen tubes enter ovule together, इसको बोलते हैं pollen pistil interaction इस पूरे को। The pointed out early pollen pistil interaction is dynamic process involving pollen recognition followed by promotion या फिर inhibition हो जाएगा। The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even incompatible pollinations to get desired hybrids। तो हमारे hybrid के लिए हम इसको मैनिपुलेट एंड ऑल कर सकते हैं बिकॉज हमें अभी इतना नॉलेज हो चुका है। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as peach, chickpea, crotalaria, balsam, vinca on a glass slide containing drop of sugar solution, 10% sugar solution. After 15 to 30 minutes, observe slide under low pressure lens of microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of pollen grains. ऐसे pollen tubes pollen grains से बाहर आती है। As you shall learn in chapter plant breeding, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce to produce commercially superior varieties। तो देखो, हमें अगर सुपेरियर वैरायटीज चाहिए कोई भी प्लांट की तो हम उसको कराएंगे ब्रीडिंग। जैसे इसमें देखा था स्ट्रेटेजीज एंड ऑल में, तो हम उसकी ब्रीडिंग कराएंगे। जो दोनों प्लांट्स ऐसे लेंगे जो सुपेरियर क्वालिटी के हो, हमारे डिजायरेबल जीन्स हो, उनकी ब्रीडिंग कराएंगे और ऐसा हमको एक प्लांट चाहिए होगा जो हमारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है, देखो एक प्लांट हमको पता है जो फीमेल प्लांट है, एक प्लांट हमको पता है जो बाइसेक्सुअल प्लांट है। ओके, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। अभी हमको क्या करना है कि इसका बस फीमेल पार्ट चाहिए एंड हमारे पास कोई मेल प्लांट ऑलरेडी रेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसके हमको जीन्स चाहिए, इसके भी हमको मिला के एक न्यू प्लांट बनाना है। पर अगर ये बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल होने की वजह से इसका इसके ही अंदर मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं कि जो मेल पार्ट है उसको कट कर देते हैं, उसको बोलते हैं ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। ईमैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को कट कर देना, एंड्रोशियम को कट कर देना, और बैगिंग मतलब जो स्टिग्मा है फीमेल पार्ट है उसको बैग से कवर कर देना, मतलब वहां पे और कोई पॉलन ग्रेन ना आ पाए। फिर जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव बनेगा, हम हमारे वाले जो भी डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स है उनको डाल के बना लेंगे जो भी बनाना है। In such crossing experiments, it is important to make sure that only desired pollen grains are used for pollination and stigma is protected from contamination। मतलब unwanted कोई भी pollen वहाँ पे आ गया तो germination हो जाएगा, उससे बचाने के लिए उसको बैगिंग करते हैं। देखो इमैस्कुलेशन और बैगिंग ये आप रीड कर लेना, वही है जो मैंने बोला। एंड इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, देखो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है फीमेल पेरेंट के पास, मतलब मेल पार्ट है ही नहीं, तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर फ्लावर्स आर ओपन व्हेन स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट, डिजायर्ड पॉलेंस को डाल के फ्लावर को रीबैग कर दिया जाता है, तो फिर पॉलन जर्मिनेशन हो जाता है। अभी नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो होता क्या है, हमने अभी तक देखा हमारे पास दो मेल गैमेट्स है, ये दोनों मेल गैमेट्स है, समझ लो। और ये था हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में नीचे कौन से 3 सेल्स होंगे, ऊपर होगा एग, एग के बाजू में कौन से 2 सेल्स होंगे, सिनर्जिड्स। ओके, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में होता है 3 न्यूक्लियाई। ओके, अभी एक मेल गैमेट जाएगा सीधा एग के पास, हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे एक मेल गैमेट समझ लो, ऐसे तो जाता नहीं बट आप मैं ऐसे बता रही हूँ कि एक मेल गैमेट यहाँ पे गया, हो गया फर्टिलाइजेशन। ओके, ये जो दूसरा मेल गैमेट बचा है ये जाता है इधर, इन तीनों का हो जाता है फ्यूजन। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, एन एन एन, इन तीनों का हो जाएगा फ्यूजन। यहाँ पे बन गई 3 अनकंडीशन, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके, ये भी याद रखना, ट्रिपल फ्यूजन हुआ यहाँ पे, 3
थ्री हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन हुआ, मतलब दो तो फ्री न्यूक्लियाई थे और एक सेल था, तो N का फ्यूजन हो जाएगा 3N। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक तो ये वाला फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे मेन सिंगैमी, और ये दूसरा एक और मतलब ट्रिपल फ्यूजन को पकड़ के दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, बिकॉज दो मेल गैमेट जा रहे हैं ऑल, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वन ऑफ द मेल गैमेट्स, देखो मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, आपको मेन मेन चीजें बताती हूँ कि एक मेल गैमेट करेगा सिंगैमी, मतलब ये वाला नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे तो जाइगोट बन जाएगा। ये जो ट्रिपल फ्यूजन है इससे बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब बताया था ना कि न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही जो दोनों, सबसे पहले क्या होता है सुनो ध्यान से, जो दोनों फ्री न्यूक्लियाई थे ना वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगी, वो बनाएंगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जैसे ही वो वाला मतलब लास्ट वाला कौन सा मेल गैमेट आया, मेल गैमेट ने फ्यूजन किया, मेल गैमेट के पास तो पूरा सेल भी है ना, बाद में ये बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। समझ रहे हो बात? देखो द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई, जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। फिर बाद में इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, 3 इसका फ्यूजन हो रहा है। 2 टाइप की फ्यूजन है, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और एक और चीज, इससे फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये वाला यहाँ पे बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से सेल बन जाएगा, एंडोस्पर्म बनेगा बाद में, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे बताया कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो देखो ये है डीजनरेटिंग सिनर्जिट, सिनर्जिट तो डीजनरेट हो जाएंगे, ये बन गया हमारा जाइगोट ऊपर वाली साइड। ये डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स के बाद में डीजनरेट हो जाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इस पूरे सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, मतलब देखो ये टाइप होते हैं, सबसे पहले ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप, सस्पेंसर तो इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पे लगा होता है। सबसे पहले जाइगोट, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलते हैं, इनको तो कॉटिलोडॉन्स, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, और ये सस्पेंसर। नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म पहले बनेगा, मतलब पहले डेवलप होगा फास्ट बिकॉज उसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ट्रिप्लॉइड बनाता है टिश्यू। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात याद रखना कि एंडोस्पर्म की जो ट्रिप्लॉइड क्या बोलेंगे उसको, प्लॉइडी है वो ट्रिप्लॉइड है। तो जो भी प्लांट है उसका अगर आपको डिप्लॉइड वर्जन दे रखा है, कि आपको बोला है कि इसमें डिप्लॉइड इतने जीन्स होते हैं, तो उसका हाफ करना, मतलब हैप्लॉइड मिल जाएगा, हैप्लॉइड इंटू 3 ट्रिप्लॉइड। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो, करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता है। The cells of this tissue are filled with reserved food materials and are used for nutrition. Developing embryo nutrition देता है। Most common type of endosperm development PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. जो PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो फटाफट डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड नहीं कर रही है, सेल वॉल नहीं बन रही है, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियाई डिविजन, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये कौन सा है? पानी, हमने नारियल पानी पिया है, नारियल पानी जो होता है ना वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। इट्स ओनली फ्री न्यूक्लियर जो हम पानी पीते हैं, और जो व्हाइट कलर का हम खाते हैं, व्हाइट वाला पार्ट, वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन बनने के बाद एंडोस्पर्म सेल्यूलर बन जाएगा, मतलब वो व्हाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, हर एक इसमें अलग होता है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर, मैंने वही बोला, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो बाद में जब सेल वॉल बन जाएंगी, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाएगा, तब व्हाइट कर्नल बन जाएगा। एंडोस्पर्म अगर एम्ब्रियो ने, देखो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो सकता है, या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियोज ने पूरा कंज्यूम नहीं किया तो हमारे लिए कुछ बच गया। पी ग्राउंडनट बीन्स में कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है, तो वी डोंट गेट एनीथिंग पी ग्राउंडनट बीन्स में। लेकिन कैस्टर और कोकोनट में एंडोस्पर्म बचा होता है, तो एम्ब्रियो को जितना चाहिए उतना तो उसने लिया ही, लेकिन बच भी गया।
और फिर वो सीड जर्मिनेशन के टाइम यूज भी हो सकता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो सेल था हमने देखा कि ऊपर वाली साइड माइक्रोपाइलर एंड पे ही जाइगोट है, तो इसलिए वहीं पे एम्ब्रियो बनेगा। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। बहुत सारा एंडोस्पर्म बनने के बाद, मतलब एक सर्टेन अमाउंट जिसपे हम डिपेंड रह सके उतना एंडोस्पर्म बनने के बाद ही जाइगोट डिवाइड होना शुरू होगा, बिकॉज वही तो उसको फूड भी चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी इज फेमिलियर। देखो मोनोकॉटिलेडॉन और डोनोकॉटिलेडॉन मोनोकॉटिलेडॉन और डाइकॉटिलेडॉन, तो इन दोनों के सीड्स बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो सेम होती है। सबसे पहले तो देखो प्रो एम्ब्रियो है, ओके, प्रो एम्ब्रियो, फिर होगा ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। Typical dicot embryo consists of embryonal axis or two cotyledons. The portion of embryonal axis above the कॉटिलेडॉन्स के ऊपर जो है उसको एपिकोटाइल बोलेंगे। ये भी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। मतलब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है मेन डाइकॉट में, तो वो अगर इसके ऊपर है, एम्ब्रियोनल एक्सिस अगर कॉटिलेडॉन्स के ऊपर है तो उसको एपिकोटाइल, कॉटिलेडॉन्स के नीचे है तो उसको हाइपोकोटाइल। जहां से निकलेगा स्टेम उसको बोलेंगे प्ल्यूम्यूल, जहां से निकलेगा रूट उसको बोलेंगे रेडिकल। द रूट टिप इज कवर्ड विथ रूट कैप। वेरी गुड। नेक्स्ट है embryos of monocotyledons possess only one cotyledon। हाँ पता था। इन ग्रास फैमिली cotyledon is called scutellum, scutellum बोलते हैं उसको। lateral of embryonal axis, हाँ एक साइड प्रेजेंट होता है वो। at its lower end the embryonal axis has radical root cap enclosed in undifferentiated seed called coleorhiza। तो मैंने आपको बताया था कि कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, मतलब कोलियोराइजा कवर करता है रेडिकल को, एक शीद होती है कोलियोराइजा, वो रेडिकल को कवर कर रही होती है, रेडिकल से निकलेगा रूट। प्ल्यूम्यूल को कवर करने वाली शीट को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, जहां से निकलेगा शूट। फोटो भी दे रखा है आई गेस, फोटो मैं लाना भूल गई, आप देख लेना। देखो सीड क्या होता है। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स, फ्रूट्स में बनते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, cotyledons and embryonic axis. Seeds are formed inside fruits, पता था। A seed typically consists of seed coat होगा, cotyledon और embryo axis होंगी। The cotyledons of embryo are simple structure, generally thick swollen due to storage of food। बहुत सारा food storage होता है उसमें। Mature seeds may be non-albuminous और ex-albuminous। मतलब देखो non-albuminous में क्या है कि कुछ भी एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है। और एक्स एल्ब्यूमिनस वो होता है जिसमें एंडोस्पर्म बचा होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पी ग्राउंडनट हमने एग्जांपल्स पीछे भी देखे। एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस उसको बोलते हैं व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, इसमें एंडोस्पर्म बचा होगा। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड व्हीट रेमनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो पर्सिस्टेंट। बचा हुआ न्यूसिलस, अगर न्यूसिलस भी बच रहा है तो इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, बाद में वो टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स बन जाते हैं जो पहले इंटेगुमेंट्स थे। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर, तो वो पोर दिखता ही है हमें, इसमें देख लेना चने के दाने में। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन वाटर ड्यूरिंग सीड के जर्मिनेशन में। its water content is reduced as seeds become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass. The general metabolic activity of embryo slows down. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy. If favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen, suitable temperature, they germinate. तो उनको लाइक एकदम सारी चीजें ऑप्टिमम पे चाहिए होती है, फेवरेबल कंडीशंस होती है, तब ही जाके वो जर्मिनेट करेंगे, नहीं तो वो डॉर्मेंसी में रहेंगे। मतलब अ स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी। As ovules mature into seeds, ovary develops into fruits. That is transformation of ovules into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously. साथ में हो रही है। The wall of ovary develop into wall of fruit called pericarp. Pericarp नाम के wall में ओवरी की वॉल जो होती है वो फ्रूट वॉल बन जाएगी आगे चल के। The fruits may be fleshy, guava, orange, mango के जैसे, और may be dry, groundnut और mustard के जैसे। Many fruits have evolved mechanism for dispersal of seeds. Recall the classification, देखो यहाँ पे फालतू चीजें लिखी है थोड़ी सी। In most plants, by the time fruit develops from
ovary, other floral parts degenerate and fall off. However, in few species, apple, strawberry, cashew में थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन. नॉर्मली सिर्फ ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन करती है, लेकिन जिसमें थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में इंक्लूडेड होगा उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट्स. कौन सा है हमारे फॉल्स फ्रूट्स? स्ट्रॉबेरी, कैशव, एप्पल. याद रखना है कि थैलेमस के भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्ट लेने की वजह से इसको फॉल्स फ्रूट बुलाया जा रहा है. मोस्ट फ्रूट्स हावेवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं. Although in most of the species fruits are result of fertilization, there are few species जिसमें फ्रूट्स बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के. इस ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. और इसका एग्जांपल है सबसे फेमस बनाना. ये सीडलेस होते हैं. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस. Parthenocarpy can be induced through application of growth hormones, and such fruits are seedless. Okay, seeds offer several advantages to angiosperm. देखो यहाँ से सब समझ जाएगा आपको, कुछ हार्ड नहीं है. पूरी एनसीईआरटी लेके तो आई हूँ मैं, बट इट्स नॉट वर्थ रीडिंग. नेक्स्ट है एपोमिक्सिस. नेक्स्ट नहीं, ये लास्ट है मे बी. हाँ लास्ट है. तो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी होता क्या है? एपोमिक्सिस मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग दो गैमेट होती है, इसमें वैसा नहीं होता है. एपोमिक्सिस में क्या होता है? सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीड्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस. इसमें क्या होता है? एक तो ये सीन है, जो डिप्लॉयड सेल था एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, तो वो डिप्लॉयड ही रहेगा. इट वोंट टर्न इनटू हैप्लॉयड, और उससे आगे लाइक डेवलप हो रहा है तो वो डिप्लॉयड एग ही बनाएगा. इट्स नॉट मेकिंग हैप्लॉयड एग, और फिर वो डिप्लॉयड में ही डेवलप होगा, मेल गैमेट की जरूरत नहीं. और सेकेंड वे होता है, एक तो इससे क्या होता है, न्यूसिलस के सेल से आजू बाजू न्यूसिलस के सेल्स इसमें प्रोट्रूड कर जाते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो में. और उसमें अगर न्यूसिलस का सेल आ गया तो मतलब डिप्लॉयड कंडीशन हो जाती है ना, उससे डिप्लॉयड कंडीशन हो जाती है. और एक और चीज, यहाँ पे बहुत सारी न्यूसिलस के सेल्स आने की वजह से एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियो. ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी. यहाँ पे रीड कर लेते हैं. एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है. बहुत सारे वेज होते हैं. इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिविजन, इसलिए वो बनेगा एम्ब्रियो इनटू फर्टिलाइजेशन. बोला ना मैंने कि रिडक्शन डिविजन हुआ ही नहीं, मियोसिस बरोबर नहीं हुआ. मोर ऑफन एज इन सिट्रस एंड मैंगो वैराइटीज ऑफ न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग. देखो याद रखना, सिट्रस और मैंगो पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जांपल है. न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक. न्यूसिलस के जो सेल्स है वो एम्ब्रियो सैक में आ गए, डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियोज. तो फिर बाद में वो एम्ब्रियो सैक में आके एम्ब्रियो के जैसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. इससे कंडीशन बनती है पॉलीएम्ब्रियोनी. बहुत सारे सेल्स आ गए अंदर तो पॉलीएम्ब्रियोनी वाली कंडीशन बन जाती है. दैट इज इट. ये भी आप रीड कर लेना, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा. तो वो लेसन तो हमारा हो ही गया है. थैंक यू. बाय बाय.